हेलो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि केमिस्ट्री किसने कहेंगे, केमिस्ट्री की ब्रांचेज कौन कौन सी है जो हमें पढ़नी है, मैटर क्या होगा, मैटर की फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर की कौन कौन सी स्टेट थी, हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ हम अब स्टेट पढ़ने के बाद हम जो हमारा नया टॉपिक होगा वो रहेगा भाई बल्क लेवल पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब मैटर को आप कैसे क्लासिफाई करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे तो हमने 3 स्टेट पढ़ ली होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात ना करके हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे, या जिसको हम कहें कि थोड़ा सा बड़ा लेवल, एक बड़े लेवल पे मैटर के कितने क्लासीफाई, किस तरीके से क्लासीफाई कराएंगे उसमें। तो 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे मैटर को। यहाँ पे ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस बेस पे करेंगे भाई, बल्क लेवल पे। बल्क लेवल पे इसका क्लासिफिकेशन होगा और यहाँ इसके 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने इसको। एक होगा आपका प्योर सब्सटेंस, एक होगा तुम्हारा प्योर सब्सटेंस और दूसरा रहेगा तुम्हारा मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ, और ये रहेगा तुम्हारा मिक्सचर यानी कि मिश्रण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस किसने कहेंगे भाई, प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब शुद्ध। तो कौन से पदार्थ होंगे जो शुद्ध कहलाएंगे। देखो, कोई भी सब्सटेंस आपने ले रखा है, कोई भी पदार्थ आपने ले रखा है और उसके अंदर वो जिन जिन पार्टिकल से या जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है, वो उनका अगर रेशियो, उनका अनुपात अगर वो फिक्स है, तब वो आपका प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। उदाहरण के लिए तुमने वाटर ले लिया। अब वाटर के अंदर देखो, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का जो मास का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, 1:8। अब पानी कहीं से भी उठा लेना, या इसकी ये तो इनके मास का रेशियो, अगर पार्टिकल का रेशियो लें तो 2:1, यानी वाटर के अंदर 2 तो आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए, 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, एक आपको किसका चाहिएगा, ऑक्सीजन का। तब जाके आपका क्या बनेगा, वाटर। कहने का मतलब कहीं से भी 2 हाइड्रोजन उठाओ, कहीं से भी एक ऑक्सीजन उठाओ, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, वाटर। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, या कोई भी सब्सटेंस है वो जिन जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है, उन पार्टिकल का रेशियो अगर फिक्स है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, तुम्हारा प्योर सब्सटेंस। एक एग्जांपल और ले लो, तुमने देखा होगा C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। अब यहाँ देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो रहेगा 1:1, यानी कि 1, 2 और 1 इनका जो रेशियो है, यूँ कहते हैं कि 6 कार्बन उठा लिए तुमने, 12 हाइड्रोजन उठा लिए और 6 ऑक्सीजन उठा लिए, तीनों को जब कंबाइन कर दिया तो तुम्हारे पास क्या बन के आएगा, ग्लूकोज। क्या बन के आएगा, ग्लूकोज। इसका मतलब ग्लूकोज क्या आपका एक प्योर सब्सटेंस है। तो कहने का मतलब बल्क लेवल पे मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस के रूप में, दूसरा आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, चलो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, दूध सब्सटेंस, in which constituent particles का मतलब जिन जिन पार्टिकल से मिलके वो आपका सब्सटेंस बना होता है, आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो। वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिसके अंदर जिन जिन पार्टिकल से मिलके वो पदार्थ बना हुआ है, उनका रेशियो अगर फिक्स है, तब वो कहलाएगा तुम्हारा प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल हमने ले लिया, वाटर का हो गया, ग्लूकोज हो गया जिसको हम C6H12O6 बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम अमोनिया ले लें NH3 की
कि 3 हाइड्रोजन और एक अगर हमने नाइट्रोजन ले लिया तो आपका क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके अंदर अगर आपका इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो फिक्स है, या इनका रेशियो 2:1 रहेगा, यहाँ 6:12 का रेशियो रहेगा, या 1:3 रहेगा। तो अगर इनके पार्टिकल्स का रेशियो फिक्स है तब हम उसको बोल देंगे प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या रहेगा, मिक्सचर में इनका रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स रहे। अब बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस का हमें पता तो चल गया कि जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो फिक्स रहेगा वो आपका प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस को भी 2 तरीके से क्लासीफाई कर दिया। यहाँ अगर मैं लिखूँ कि जो आपका प्योर सब्सटेंस होगा वो 2 तरीके से क्लासीफाई कर दिया। एक तो बनेगा आपका एलिमेंट और दूसरा तुम्हारा बनेगा कंपाउंड। एक तुम्हारा बनेगा एलिमेंट और एक बनेगा कंपाउंड। अब एलिमेंट किसने कहेंगे और कंपाउंड किसने कहेंगे। देखो, अगर तुम लोहे का कोई टुकड़ा ले रहे हो, कोई टुकड़ा उठा लिया लोहे का, सोने का कोई टुकड़ा उठा लिया, तांबे का उठा लिया, पीतल का उठा लिया, उसके अंदर क्या होगा। अब मान लीजिए सोना है, सोने के अंदर सारे के सारे पार्टिकल क्या आपके सोने के हैं। अब जरूरी नहीं अगर तुम्हारा सुनार अगर गलती कर दे तो वो हमारी समझ से परे है, पता नहीं। लेकिन कहने का मतलब अगर आप एक सोने का कोई एलिमेंट, सोने की कोई चीज़ उठा रहे हो तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे गोल्ड के ही होंगे। चांदी का उठाओगे सारे सारे पार्टिकल किसके होंगे, चांदी के ही होंगे। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको बोला जाता है आपका एलिमेंट। यानी कि those pure substance which are made up from one kind of particle, या यूं कहते हैं सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, वन की जगह सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। ऐसे प्योर सब्सटेंस को, कि हम क्लासीफाई किसको कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस को। पहले मैटर को क्लासीफाई किया 2 तरीके से, एक प्योर में और एक मिक्सचर में। प्योर में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो जिन जिन पार्टिकल्स से मिलके वो है आपका पदार्थ बना हुआ है, उनका रेशियो फिक्स है तो वो प्योर है, रेशियो फिक्स नहीं है तो वो आपका क्या है, मिक्सचर है। प्योर को फिर से क्लासीफाई करेंगे एक एलिमेंट में एक कंपाउंड में। एलिमेंट क्या है, जो एक ही प्रकार के, जिसके अंदर सारे सारे पार्टिकल एक ही प्रकार के हों, उस प्योर सब्सटेंस का हमने नाम रख दिया आपका एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। कोई भी उठा लो, सोना चांदी पीतल तांबा जो भी है, ये कहलाएगा तुम्हारा एलिमेंट। अब कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल आ जाएंगे। सारे के सारे पार्टिकल सेम काइंड के नहीं होंगे, सारे के सारे पार्टिकल सेम काइंड के ना होकर के एक अलग प्रकार का पार्टिकल मिलेगा, एक एटम दूसरा मिलेगा दूसरा। जैसे वाटर की बात कर लें, वाटर किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे तो नहीं है, तो कैसे, एक हाइड्रोजन से मिलके बन रहे हैं, ऑक्सीजन से मिलके बन रहे हैं। 2 टाइप के एटम आ गए ना, 2 प्रकार के एटम आ गए। तो कंपाउंड क्या होगा, दूज प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर क्या लिखेंगे, मेड अप फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, उसको हम नाम दे देंगे कंपाउंड। जैसे आपका वाटर ले लो, ग्लूकोज अगर हमने पढ़ा था C6H12O6। अब देखो प्योर सब्सटेंस तो है, क्योंकि कंपाउंड भी आपका किसका क्लासीफाई, किसका पार्ट है, प्योर सब्सटेंस का। तो ग्लूकोज है वो प्योर सब्सटेंस तो है, बट एलिमेंट ना बन करके क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। कंपाउंड क्यों बन गया कि कार्बन भी मिक्स है इसके अंदर, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी।
तो तीनों की तीनों 3 प्रकार के एटम से मिलके बन रहा है, यानी एक से ज़्यादा प्रकार के एटम से मिलके अगर कोई पदार्थ बन रहा है तो वो तुम्हारा कंपाउंड कहलाएगा। और जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक ही प्रकार के हैं, सेम काइंड के हैं, तब उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। तो ये तो था तुम्हारा प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर के अंदर क्या होगा देखो, मिक्सचर के अंदर किसने कमांगे मिक्सचर कि एक से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंस, एक से ज़्यादा प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। एटम मॉलिक्यूल नहीं, कंपाउंड के बारे में पढ़ा। कंपाउंड में क्या था, एक से ज़्यादा टाइप के एटम आपस में कंबाइन होंगे तब जाके कंपाउंड बनेगा। ध्यान देना बात, ध्यान से सुनना बात को कि कंपाउंड अलग चीज़ है, मिक्सचर अलग चीज़ है। कंपाउंड के अंदर जो एक से ज़्यादा प्रकार के एटम आएंगे, यहाँ एक से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंस आएंगे। ध्यान रखना ये बात, सब्सटेंस में और एटम में फ़र्क है। बहुत सारे एटम जब आपस में मिलते हैं तब जाके किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे वो। तो यहाँ मिक्सचर क्या होगा, विच इज मेड अप फ्रॉम मोर देन वन सब्सटेंस। एक से ज़्यादा पदार्थों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा तुम्हारा मिक्सचर। मैं एग्जांपल लूँ, मिक्सचर के अंदर जो अपने एक तो सिंपल भुजिया आ गई, मान लीजिए अगर 5 रुपए की वो आलू भुजिया लेके आ रहे हो, सारी भुजिया की आपकी एक ही टाइप की है, तो वो तो आपका एलिमेंट में काउंट कर लेंगे, प्योर सब्सटेंस हो गया तुम्हारा। एक वो जो मिक्सर नाम से जो भुजिया आ है उसके अंदर क्या होगा, मूंगफली भी मिलेगी, काजू बादाम भी मिलेंगे और किशमिश भी मिलेगी, 2-3 टाइप की भुजिया भी मिक्स होगी उसके अंदर। तो वो सारा क्या है तुम्हारा मिक्सचर है। अब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि मूंगफली हैं और जो काजू किशमिश बादाम जो हैं उनका रेशियो फिक्स मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। कोई भी क्वांटिटी उठाई, कितनी भी उठाई और वो डाल दी, वो कहलाएगा तुम्हारा मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंस, ज़्यादा प्रकार के पदार्थ हैं वो आपस में कंबाइन होकर बनेंगे तुम्हारे मिक्सचर। सब्सटेंस के अंदर एक ही टाइप के एटम थे या एक से ज़्यादा टाइप के एटम थे, यहाँ एटम का जिक्र नहीं है, यहाँ पदार्थों का जिक्र है। एक से ज़्यादा प्रकार के पदार्थ आएंगे, सब्सटेंस आएंगे, तब जाके आपका मिक्सचर बनेगा। अब यहाँ मिक्सचर है, उसके भी 2 तरीके हैं भाई, 2 तरीके से क्लासीफाई करा। पहला तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। मिक्सचर के अंदर पहला जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। दूसरा होता है तुम्हारा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है अगर आपके पास आपने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला दिया। देखो डेफिनेशन लगभग सेम रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पदार्थों को आप मिलाओगे और उनका जो मिक्सचर होगा, जिनको आप मिलाओगे, वो इस तरीके से मिलेगा कि आप उनको किसी भी फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते। उनको आप किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा आप उनको अलग नहीं कर सकते। उसको बोला जाता है भाई आपका होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है एक जैसा, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को आप इस प्रकार से मिला दो कि मिलाने के बाद मिक्सचर तो बन जाएगा। और मिक्सचर कैसा बनेगा कि जिन जिन चीज़ों को आपने मिला है ना, उनको आप फिर से अलग नहीं कर सकते। छान के सेपरेशन होता है ना, फिजिकल सेपरेशन का मतलब उनको फिल्टर करके आप अलग नहीं कर सकते। उस मिक्सचर को बोला जाता है भाई होमोजीनियस मिक्सचर। सपोज करो मैंने पानी ले लिया और पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया, NaCl।
पानी लिया और पानी के अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब पानी के अंदर जब नमक डाल के मैंने इसको घोल दिया, तो घोलने के बाद क्या होगा, अब इसको अगर मैं फ़िल्टर करूँगा तो क्या तुम पानी को अलग और नमक को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मिक्स करने के बाद वो सारा का सारा होमो का मतलब एक जैसे का क्यों यूज़ कर रहे हैं कि तुमने एक मिक्सचर बना दिया, मिक्सचर बनाने के बाद सब कुछ एक जैसा ही हो गया, अब उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रकार के पदार्थों को आप मिलाओगे, मिलाने के बाद उनको आप किसी भी फिल्टर तरीके से या किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा आप उनको अलग नहीं कर सकते। सॉरी भाई, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को आप आपस में मिला रहे हो और उनको इस प्रकार से मिला दिया जाए कि फिर फिल्टर करके आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे मिक्सचर का नाम दिया होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा आएगा तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो मैं होमोजीनियस की डेफिनेशन लिखवा दूं, होमोजीनियस यही लिख दियो, द मिक्सचर in which more than one type of substance are mixed but cannot be separated by physical method like filter या कहते हैं फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब मिलाओगे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को और मिलाने के बाद आप उनको छान के या फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। पानी के अंदर नमक मिला दिया, पानी के अंदर आपने शुगर मिला दी, ये चीज़ें। उसके बाद आएगा हेट्रोजीनियस, उसके बाद आएगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ मोर देन one kind of substance but can be separated by filtration method। यानी मान लो तुमने पानी के अंदर चॉक पाउडर मिला दिया, पानी के अंदर तुमने मिट्टी मिला दी, तो क्या होगा, पूरे तरीके से तो वो घुलेगी नहीं। अब अगर उसको आप फिल्टर करना चाहोगे फिल्टर पेपर के द्वारा तो फिल्टर तो हो जाएगा, पानी आपका अलग हो जाएगा, मिट्टी आपकी अलग हो जाएगी। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जिन चीज़ों को आप मिला रहे हो वो अगर आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो फिल्टर के द्वारा, तब तो वो सब मिक्सचर कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, जब आप उस मिक्सचर के जिन जिन पार्टिकल्स को या जिन जिन चीज़ों को आपने मिलाया है फिल्टर करके अगर आप उनको निकाल सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, तब वो सॉल्यूशन कहलाएगा तुम्हारा, जब वो मिक्सचर कहलाएगा तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ध्यान रखना, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो वाटर के अंदर सैंड डाल दी और मिट्टी डाल दी, या वाटर के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट या जिसको हम चॉक पाउडर बोलते हैं वो डाल दिया। तो ये है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बल्क लेवल पे मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया, एक आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा आपका मिक्सचर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध कह सकते हैं इनको, या मिश्रण कहेंगे अशुद्ध के बजाय मिश्रण। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिनके अंदर वो जिन जिन पार्टिकल्स, कोई पदार्थ आपने उठा लिया, कोई चीज़ उठा ली और वो चीज़ जिन जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उन पार्टिकल का रेशियो अगर फिक्स है तो वो प्योर कहलाएगा, अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो वो इम्प्योर हो गया। अब बात आ गई कि प्योर का क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर दिया हमने, एक एलिमेंट बना दिया और एक कंपाउंड बना दिया। एलिमेंट में क्या था, एलिमेंट के अंदर जिस भी पदार्थ को आप उठाओगे, जिस भी चीज़ को उठाओगे, वो जिन पार्टिकल से मिलके बनी होगी वो सारे के सारे पार्टिकल सेम होंगे, एक ही जैसे होंगे।
अगर सोना उठा रहे हो तो सारे के सारे पार्टिकल सोने के होंगे, ना कि उसके अंदर लोहे के। लोहा उठाने लग रहे हो तो जितने भी पार्टिकल उसके अंदर होंगे सारे के सारे लोहे के होंगे और किसी के नहीं होंगे। तो उसको तो हमने नाम दिया एलिमेंट। कंपाउंड के अंदर क्या था, कंपाउंड एक से ज़्यादा प्रकार के एटम, दो या दो से ज़्यादा प्रकार के एटम जब आपने मिक्स कर दिए तब जो नई चीज़ बन के सामने आएगी वो कहलाएगी तुम्हारी कंपाउंड। वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन प्योर सब्सटेंस में वो एलिमेंट नहीं है, वो एक कंपाउंड है। ठीक है भाई। उसके बाद मिक्सचर की बात हो रही थी, मिक्सचर किसने कहेंगे, वहाँ तो हमने एक या एक से ज़्यादा प्रकार के एटम मिलाए थे, यहाँ एक या एक से ज़्यादा प्रकार के पदार्थ आपस में मिक्स करेंगे तब बनेगा तुम्हारा मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके का, एक होमोजीनियस, एक आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, होमो का मतलब एक जैसा, आप कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करो और मिक्स करने के बाद वो इस तरीके से मिल जाएं कि आप उनको अलग ना कर सको, उस मिक्सचर को हम नाम दे देंगे होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, कोई एक ऐसा मिक्सचर चीज़ों को मिक्स कर दिया हमने, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, और उनको फिर अलग अलग नहीं कर सकती, छान के फिल्टर करके आप उनको अलग नहीं कर सकते, तब उसको हमने नाम दे दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल ध्यान रख लेना, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, पानी के अंदर चाक पाउडर डाल दिया, ये चीज़ें। तो ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर, कि जो आपका मैटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी हैं और उनकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। मैटर जो आपका मैटर है उसकी मेजरमेंट कैसे होगी वो देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट मैटर। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। देखो मैटर की यहाँ पे बेसिकली अगर हम बल्क लेवल पे बात करें, बड़े लेवल पे बात करें तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी होंगी। पहली होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, और नंबर दो पे आएगी तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है फिजिकल मतलब शारीरिक बोल सकते हैं जिसको। फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी वो प्रॉपर्टी जिसको हम देख के बता सकते हैं। कि मान लीजिए अब मैं सामने खड़ा हूँ तो तुम देख के बता सकते हो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वाइट बोर्ड है इसका कलर कैसा है, मतलब वाइट बोर्ड ही होगा ना, तो वाइट ही होगा। मार्कर है, इसमें कितने टाइप के कलर हैं, क्या क्या इसके ऊपर छपा हुआ, मतलब किसी चीज़ को देख के आप, किसी बंदे को देख के आप उसकी हाइट बता दोगे, उसका रंग कैसा है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे जूते पहन रखे हैं, हाइट कितनी है उसकी। किसी भी चीज़ को देख के अगर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, जिन प्रॉपर्टीज़ को आप केवल देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, उन प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। या फिर यूँ कहते हैं जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। भाई मान लीजिए स्मेल आने लग रही किसी में, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना, किसी चीज़ में जो स्मेल आ रही, स्मेल देख के आप बता दोगे ये तो उस चीज़ की स्मेल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी का कलर देख के आप बता दोगे ये तो वो कलर है, तो ये क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनका पता लगाने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, कोई ना कोई केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें उसकी उस प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली बल्क लेवल पे दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी दूज प्रॉपर्टी that can be detected by observation या by visualization, यानी जिन प्रॉपर्टीज़ को आप डिटेक्ट कर सकते हो केवल देख करके, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो किसी की स्मेल आ गई, किसी का कलर आ गया, हाइट आ गई, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या कहलाएंगे तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, दूज प्रॉपर्टी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय केमिकल रिएक्शंस। कैसे,
मान लीजिए किसी का एसिडिक कैरेक्टर है या किसी का बेसिक नेचर है, बेसिक कैरेक्टर है, इसका पता कैसे लगेगा भाई? टेस्ट करके, नींबू का तो टेस्ट करके बता सका, संतरे का टेस्ट करके बता सका, दही का टेस्ट करके बता सका, वो हर चीज़ का टेस्ट थोड़ी ना करेंगे। जो बैटरी के अंदर जो एसिड डला है उसको टेस्ट करके देखेंगे क्या? हर चीज़ को टेस्ट करके तो उसका एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं बता सकते। तो एसिडिक नेचर बताना है किसी का या बेसिक नेचर बताना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो वो प्रॉपर्टीज जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। अब मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन ले ली, दोनों को ले लिया। अब हमें क्या पता हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने एकदम से एक हाइड्रोजन अलग पड़ा है, ऑक्सीजन अलग पड़ा है। अब दोनों को मिलाएंगे तभी जाके आपका वाटर बनेगा ना। तो दोनों को मिलाया, कोई केमिकल रिएक्शन हुई तब जाके आपका वाटर बने। तो जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़े उनका पता लगाने के लिए, उनको नाम दिया गया केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो थी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर। अगर आपको मैटर की मेजरमेंट करनी है तो उसकी मेजरमेंट कैसे करोगे? तो देखो, पुराने टाइम में दो तरीके प्रचलित थे। जो तरीके थे मेजरमेंट के, वो दो तरीके से लिया करते। कैसी कैसी मेजरमेंट होया करती? एक तो थी आपकी इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट या मेजरमेंट कह दें, इंग्लिश सिस्टम। और दूसरा था आपका मैट्रिक सिस्टम। यानी पुराने टाइम में जो मैट्रिक की मेजरमेंट है उसके दो तरीके थे, या तो इंग्लिश सिस्टम में मेजरमेंट करो या फिर मैट्रिक सिस्टम में मेजरमेंट करो। इसमें क्या था, ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, नॉट मच फॉलोड, यूँ कह सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता था ये तरीका। कारण क्या था? क्योंकि इसके अंदर डेसिमल की जो वैल्यू थी, डेसिमल है वो काउंटेबल नहीं था इसके अंदर। डेसिमल वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। जो फिक्स वैल्यू थी ना, जैसे 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, मतलब पॉइंटों में डेसिमल के अंदर कोई चीज़ आ गई तो वहाँ ये सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसीलिए ये सिस्टम इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया। तो इसके अंदर डेसिमल वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता था इंग्लिश सिस्टम के अंदर। फिर बात आई मैट्रिक सिस्टम की, ये बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया भाई, बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया। ये कारण क्या था कि इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ काउंटेबल थी। इसके अंदर डेसिमल वैल्यू इंक्लूड थी भाई, इंक्लूडेड। डेसिमल वैल्यू क्या थी? इंक्लूडेड थी। कहने का मतलब, अगर आप 3 किलो चीज़ें ले रहे हो, 3 किलो मान लीजिए आपने बादाम ले लिए, 3 किलो बादाम ले लिए। अब चलो ये 3 किलो बादाम तो आपने इंग्लिश सिस्टम के अंदर लिख दिया हमने, भाई 3 किलो बादाम हो गए। अब 3.5 किलो लिए, उसमें क्या हुआ? क्या यहाँ इंग्लिश सिस्टम में तो डेसिमल वैल्यू काउंटेबल ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं कर रखी। क्या ये मेजरमेंट का तरीका सही था? नहीं था। तो इसके लिए कौन सा सिस्टम अपनाया गया? मैट्रिक सिस्टम। तो मेजरमेंट के बेसिकली दो तरीके थे पुराने टाइम में, एक इंग्लिश सिस्टम था, दूसरा था आपका मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं की जाती थी। जो फिक्स वैल्यू थी, पूरी जो वैल्यूज़ आ रही थी वो, यानी जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, उनको इंक्लूड किया गया था। मैट्रिक सिस्टम के अंदर डेसिमल को इंक्लूड किया गया, इसलिए इसका ज़्यादा प्रचलन था उस टाइम पे। अब मेजरमेंट अगर आपको करनी है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको चाहिए नंबर और दूसरा चाहिए उसकी यूनिट। दूसरी क्या चाहिए? यूनिट। अब मान लीजिए मेरे पास एक ही चीज़ है, या तो मेरे पास नंबर है या मेरे पास यूनिट है। तो काम कैसे चलेगा? मान लीजिए मुझे केले लेने हैं, केले।
अब मैं कह दूँ भाई, अब बात कैसे करते हैं, केड़े में लेते कैसे हैं, 2 दर्जन, 1 दर्जन, 5 दर्जन ऐसे लेते हैं केड़े। मैंने कह दिया भाई 1 केड़ा दे दे, नंबर तो आ गया, 1 केड़ा आ गया। अब मुझे दर्जन चाहिए, 12 केड़े ले लिए मैंने, चलो कोई बात नहीं, 12 केड़े भी लिख सकूँ मैं, यहाँ यूनिट की जरूरत ना पड़ेगी। मान 24 केड़े दे दे, तो 5 दर्जन केड़े चाहिए, केक हो गया अगलन 60 केड़े देते। उसके लिए क्या करेंगे, यूनिट बना दी कि इसके लिए दर्जन 1 यूनिट बना दी। अब कोई कह दे कि भाई आटा चाहिए, अब आटा चाहिए मान लीजिए 5 किलो, जाके क्या कहोगे, नंबर अकेला, आपके पास यूनिट नहीं है, क्या कहोगे 5 आटा दे दे। अब 5 आटा क्या दे दे, 5 आटा, 5 किलो दे दे, 5 ग्राम दे दे, 5 के दे दे। तो अगर आपको यूनिट मेजरमेंट करनी है उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, या फिर जाके कह दो यूनिट का मतलब भाई मैंने किलो दे दे, नंबर नहीं हमारे पास, किलो आटा दे दे, कोई चीज़ मांग ले रहे हैं हम, हमारे पास अगर यूनिट अकेली है, नंबर नहीं है, तो भाई कितना किलोग्राम दे दे, 1 किलो देवे, 2 किलो देवे, 5 किलो देवे। अब दुकानदार से जाके कह दो कि चीनी दे दो, वो पूछा कितनी, फिर कह दो चीनी दे दो, किलोग्राम चीनी दे दो, कितने किलोग्राम दूँ। तो तुम्हें अगर नंबर ही नहीं पता तो तुम क्या इसको मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ें चाहिए आपको, नंबर भी चाहिए और उसकी यूनिट भी चाहिए, नंबर और यूनिट दोनों चाहिए आपको, तब जाके आपका क्या होगा भाई, मेजरमेंट होगा। अब मेजरमेंट पे क्या था भाई, मेजरमेंट पे बड़ी माथापच्ची हुई। मान लो लेंथ नापन लग रहे हैं, इंडिया के अंदर लेंथ नापी, इंडिया के अंदर छोड़ो, मैंने मान लीजिए 3 बच्चे ले लिए, मैंने 3 बच्चों से एक सेम डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहा मैंने। एक ने कहा जी 1000 मीटर है, एक ने कहा जी 1 किलोमीटर है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो उसने इसके साथ 100 से गुणा करवा दी। उसने कहा जी 1 लाख सेंटीमीटर है। तीनों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन थी, लेंथ सेम मेजर करने के लिए बोला गया, लेकिन तीनों की मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन क्या थी, तीनों की अलग अलग थी। अब मान लीजिए किसी दुकान पे, मान लीजिए जब आगे एग्जाम्पल ले लें, चीनी ले आने चले गए, एक ने कहा मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दे, एक ने कहा 1000 ग्राम चीनी दे दे। अब देखो चीज़ तो सेम ही है ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बात तो वही है, लेकिन दिक्कत तो आ गई ना, 1 किलोग्राम में मेजर करें या ग्राम में मेजर करें, यूनिट क्या लगाएं उसकी, ग्राम लगाएं या किलोग्राम लगाएं। तो मेजरमेंट के लिए कन्फ्यूज़न था कि कोई भी अगर आप लेंथ मेजर करने लग रहे हो तो उसकी यूनिट क्या रखें, मीटर में नापा, उसने सेंटीमीटर में नापा, किलोमीटर में नापा। मास को मेजर कर रहे हो, ग्राम में नापें, किलोग्राम में नापें, मिलीग्राम में नापें, किस में नापें, टाइम को नाप रहे हैं, घंटों में नापें, सेकंड में, मिनट में, कैसे मेजर करें। तो एक कन्फ्यूज़न था। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 1875 के अंदर, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 1875 के अंदर पेरिस के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई भाई। और वो मीटिंग कौन सी थी, 11वीं मीटिंग थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। और किसके ऊपर थी ये कॉन्फ्रेंस, मास एंड मेजरमेंट, मास और मेजरमेंट के ऊपर 11वीं एक जनरल कॉन्फ्रेंस यानी कि एक मीटिंग बुलाई गई। कब, 1875 में, कहाँ पे, पेरिस के अंदर। और उस मीटिंग में क्या रखा गया कि सबने मिलके ये कहा कि कोई एक ऐसी ऑथेंटिक यूनिट बनाई जाए कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो, कि लंबाई नापनी है तो पूरी दुनिया के अंदर वही यूनिट चले, कि अगर आप सेंटीमीटर में लेंथ नापने लग रहे हो तो भारत में भी सेंटीमीटर में नापेगी, पाकिस्तान में भी, चीन में, अमेरिका में, यानी जितने भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वही यूनिट फेमस रहेगी, वही यूनिट चलेगी। तो मेजरमेंट को लेके जो मंथन था, मंथन किया गया 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर, पेरिस में हुई थी 1875 के अंदर। किसके ऊपर थी, मास और मेजरमेंट के ऊपर। और इस मीटिंग का जो रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की शुरुआत हुई। यहाँ पे 7 बेसिक यूनिट बनाई गई, 7 बेसिक यूनिट बनाई गई,
7 बेसिक यूनिट बनाएगी कि पूरे वर्ल्ड वाइड। इन यूनिट से आप कोई भी दूसरी यूनिट बना सकते हो। ये 7 यूनिट अगर आपके पास हैं तो इन यूनिट का यूज़ करके आप कोई भी दूसरी यूनिट बना सकते हो, पहली बात। दूसरा, जो चीज़ें मेजर होंगी, लेंथ मेजर करनी है, टाइम मेजर करना है, मास मेजर करना है, उसके लिए एक ऐसा यूनिट बना दी गई। कौन कौन सी थी वो 7 यूनिट? देखो, सबसे पहली वो थी आपकी मास। यूनिट का नाम क्या था? मास। मास का सिंबल क्या था? m। भाई मास है, मास को किससे मेजर करोगे? m से। ये तो क्वांटिटी थी, ये तो फिजिकल क्वांटिटी थी भाई, ये यूनिट नहीं थी, ये फिजिकल क्वांटिटी थी। क्वांटिटी का मतलब अगर आपको मास मेजर करना है तो किस में मेजर करोगे? तो मास के लिए जो आपका सिंबल रहेगा वो तो स्मॉल m रहेगा। इसकी यूनिट क्या बनाई गई? मास के लिए यूनिट बनाई गई किलोग्राम। मास के लिए यूनिट क्या बनाई गई? किलोग्राम। और ये किलोग्राम क्या था आपका? केजी इसका क्या था? सिंबल था। दूसरा मान लीजिए टाइम ले लिया। टाइम क्या थी आपके? एक फिजिकल क्वांटिटी थी। टाइम किस में मेजर, किससे सिंबल, कौन सा सिंबल यूज करेंगे टाइम के लिए? स्मॉल टी। अब टाइम स्मॉल टी मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर। कि चाहे आप भारत में मेजर कर लियो, चाहे पाकिस्तान में कितने भी चले जियो, तो हमने अगर टाइम मेजर करना है, सॉरी करंट नहीं है, टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकंड में। टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकंड में। नंबर 3 पे बात आई टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे लिखेंगे? कैपिटल टी से। यूनिट क्या बनाई गई इसकी? केल्विन। यूनिट क्या बनाई गई? केल्विन। और केल्विन के लिए जो सिंबल यूज किया गया वो क्या था भाई? के। नंबर 4 पे बात आई मास, टाइम, उसके बाद आ गया आपका करंट। करंट के लिए सिंबल यूज किया गया सी। यूनिट क्या थी? एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर के लिए सिंबल यूज किया गया ए। ठीक वैसे ही 5वें नंबर पे आई आपकी लेंथ। लेंथ को कैसे लिखेंगे? स्मॉल एल से। लेंथ की यूनिट क्या बनाई गई? मीटर। और उसके लिए सिंबल आया आपका ये m। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, या यूँ कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की, ये शायद नीचे दिखेगा नहीं मेरे बोर्ड पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 6 पे आई अमाउंट, कि कोई सब्सटेंस उसकी कितनी अमाउंट, अमाउंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई वो थी आपकी भाई, यानी इसका सिंबल तो था, वो था आपका n। n का मतलब होता है कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट बनाई गई मोल, कि कोई भी अमाउंट होगी वो किस में मेजर करी जाओगी? मोल के अंदर। और नंबर 7 पे था तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट थी वो थी भाई आपकी कैंडला। तो जो 11वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजरमेंट को लेके, उसमें ये 7 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया और उसमें 7 ये बेसिक यूनिट बनाई गई। इन बेसिक यूनिट का यूज करके आप कोई भी दूसरी यूनिट बना सकते हो। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। कैसे बना सकते हैं भाई? मान लीजिए आपको वॉल्यूम निकालनी है। अब वॉल्यूम के अंदर क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ और आपकी हाइट। अब लेंथ भी क्या आपकी एक टाइप की लंबाई है, ब्रेथ भी आपकी एक टाइप की लंबाई है, और एच भी क्या आपका हाइट भी क्या एक टाइप की लंबाई। तो इसको m, इसको m और इसको m, तो यूनिट क्या बनेगी वॉल्यूम को? m क्यूब। तो इस तरीके से कोई भी यूनिट बनाई जा सकती है। इन यूनिट का उपयोग करके कोई भी यूनिट बनाई जा सकती थी। ये था तुम्हारा भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब इसके बाद हम इनके भी बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि वेट क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है। ये जो कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं इनका हम नेक्स्ट चैप्टर में जिक्र करेंगे।
यहाँ तक पढ़ लेना। थैंक यू।